हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नवोदयन ब्रांड चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें। कल के वीडियो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था एमपीएस और एमपीसी एपीसी का वैल्यू क्या था, इसे क्या कहते हैं। अगर आप उस पिछले वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाके पिछले वीडियो को जाके देखिए। तो बचत फलन किसे कहेंगे, आज हम पढ़ेंगे बचत फलन किसे कहते हैं। बचत फलन का फॉर्मूला ये होता है जो कि आगे हम न्यूमेरिकल में ये बहुत कम आएगा और न्यूमेरिकल फार्मूला पे ही बेस होता है। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से 4 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। तो चलते बचत फलन किससे कहता है इसे देखते हैं। बचत फलन का फॉर्मूला था -c बार प्लस ब्रैकेट 1 - b ब्रैकेट 1 y। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्वचालित उपभोग, इसे 1, इसे एमपीसी और इसे आई कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पॉइंट में अब लिखते हैं -c बार y को शून्य होने पर बचत के मूल्य को दर्शाता है जो y के शून्य होने की स्थिति में ऋणात्मक होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए 1 - b जो है यह एमपीएस को दर्शाता है। यह उस दर को व्यक्त करता है जिस पर y परिवर्तन के फलस्वरूप s में परिवर्तन हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए एमपीएस को जो है 1 - b द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि एपीसी और एपीएस का वैल्यू हमेशा एक होता है। और हमने पिछले क्लास में यह बताया, प्रूफ करके भी दिखाया था कैसे एपीसी और एपीएस का वैल्यू एक होता है और कैसे एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू एक होता है। तो अगर 3 नंबर में प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वाले वीडियो को देखिएगा। एपीसी तथा एपीएस में संबंध क्या है, कहते हैं एपीसी तथा एपीएस में संबंध। देखिए प्रूफ करने के बात कर रहे थे ना, तो देखिए एपीएस और एपीएस को कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एपीसी प्लस एपीएस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक होगा। जैसे कि हम जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है सी प्लस एस और वाई इक्वल टू भी क्या होता है सी प्लस एस, इसलिए ये दोनों को हम एक ही कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डिवाइड कर देंगे, किससे, y से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या था y बटे वाई सी बटे वाई प्लस एस बटे वाई। तो y कट गया तो यहाँ क्या बचा, एक बचा और यहाँ c है और ये, तो इसे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला था एपीसी और इसका फार्मूला क्या था एपीएस। तो देखिए एपीसी प्लस एपीएस क्या हो गया, एक हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं एमपीसी तथा एमपीएस में क्या संबंध है, तो उसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है। एमपीसी प्लस एमपीएस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। मान लीजिए एएस को हम क्या लिखते हैं, सी प्लस एस लिखते हैं और वाई को भी हम सी प्लस एस लिखते हैं। अगर इसको चेंज इन वाई है ना से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। अब ठीक है, यहाँ मेरा क्या था, यहाँ मेरा चेंज इन इनकम था तो बटे क्या होगा, चेंज इन इनकम। यहाँ चेंज इन कंजम्पशन था तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग था तो यहाँ क्या है, चेंज इन इनकम प्लस करके। अब देखिए इस दोनों को कट करेंगे, क्या है, ये दोनों को कट करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा एक हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमपीसी और इसको क्या कहते हैं एमपीएस। अब ये दोनों के बराबर कितना हो गया, एक। हमको प्रूफ भी यही करना था कि एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक होता है। आगे हम देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में संतुलन
अल्पकालीन संतुलन कब होगा? क्या है? एक अर्थव्यवस्था में संतुलन, अल्पकालीन संतुलन कब होगा? कहता है एक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में तब होती है जब अर्थव्यवस्था क्या होगा? जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति। मतलब AD इक्वल टू AS को ही क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। अब यहाँ हम देखेंगे समग्र मांग किससे कहेंगे? समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान की गई मांग के कुल योग होता है। समग्र पूर्ति क्या होता है? समग्र पूर्ति होता है। समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान की गई पूर्ति का कुल योग से है। यह डिफिनेशन है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था दो स्थिति में संतुलन में हो सकता है। पहला तो होगा AD इक्वल टू AS, फिर हो जाएगा C इक्वल टू S, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम इक्वल टू S भी होगा, तो ये क्या होगा? अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो जाता है। तो चलिए हम इसे मैप यानी कि ग्राफ के द्वारा देखते हैं। इधर हमेशा AD और AS को y एक्सिस पे हमेशा AD और AS को दर्शाया जाता है, और x एक्सिस पे तो हमेशा इनकम को ही दर्शाया जाएगा। तो हमको पता है कि इनकम हमेशा 0 से शुरू होता है। देखिए यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू गया, और AD या AS हमेशा क्या होता है? y एक्सिस के 0 से अधिक से शुरू होता है। ठीक है, तो इस बिंदु पे क्या हुआ? कट कर दिया AD और AS, तो यह क्या हो जाएगा? संतुलन में। इससे पहले देखिए AD जो है ग्रेटर देन AS होता है, इसके बाद देखिए AD जो है लेस देन AS होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे कि अब दोनों को देखिए, इस पे हम क्या दर्शाएंगे? -C बार को दर्शाएंगे, और इस पे तो I को दर्शाएंगे। और आपको पता है कि बचत फलन का जो लाइन होता है वो y एक्सिस के ऋणात्मक भाग से शुरू होता है। तो इसको ऋणात्मक भाग से शुरू करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे क्या होगा? ये I का है, ये वाला लाइन I का है, जो कोई x एक्सिस के हमेशा पैरेलल होता है। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिया, और यह भी यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब यह स्थिति क्या हो गया? संतुलन की स्थिति हो जाता है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहेंगे और पढ़ रहेंगे।